हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। हम यहाँ पे बात करेंगे आज लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट अभी रह गया है, तो इसके बारे में हमने देखा था पहले कि स्टार्टिंग कैसे कैसे हुई है। देन अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि उस टाइम का जो दौर था वो क्या चल रहा था। सो यदि हम बात करें कि लोकतंत्र की दिशा में ज़्यादा तेज़ी से कदम उठाने का सिलसिला लातिनी अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के साथ 1980 के बाद शुरू होता है। ठीक है, यानी कि उस टाइम की बात करें, हाल का दौर मतलब अभी का नहीं, जो उस टाइम में चल रहा था, तत्कालीन समय में जिस टाइम की हम ये घटना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र की दिशा में ज़्यादा तेज़ी से कदम उठाने का सिलसिला लातिनी अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के साथ 1980 के बाद से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था। ठीक है, 1990 में क्या होता है कि 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के साथ यह प्रक्रिया और तेज हुई। यानी कि 1980 तक तो क्या हुआ कि थोड़ा रफ्तार पकड़ता है, यानी कि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाता है कि उस देश के लोगों ने ऐसा किया या इस कंट्री के लोगों ने इस तरीके से किया, आंदोलन किया, जन संघर्ष किए, तो उनको आज़ादी मिली, धीरे धीरे लोग करने लगते हैं। ठीक है, तो जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे पुनर्जागरण की जो भी घटनाएं आती हैं, जो भी आप देखेंगे कि जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, रूस की क्रांति हो गई, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे पहले वो अपने आप को भगवान मानते थे, जो सामंत वर्ग के लोग थे, तो यही साबित करते थे कि हम लोग मतलब जो भी सब कुछ है आपके हम ही हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि अदर कंट्रियों में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ये कोई भगवान नहीं है, हमारे जैसे एक आम इंसान है और जो इनको राइट्स मिले हुए हैं वो हम सबको मिलने चाहिए, और वो संघर्ष करते हैं और आखिरकार वो उनको पराजित करके अपने हक के लिए लड़ते हैं और हक को प्राप्त भी करते हैं। ठीक है, तो दूसरे देश भी उनसे प्रेरित होते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो अब हमको भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव, सोवियत संघ यानी कि रूस की बात करें तो इसके बिखराव के साथ ही यह प्रक्रिया और तेज से क्या हुई, बढ़ गई थी। ठीक है, पोलैंड वाली कथा से हमने जाना कि सोवियत संघ का अपने पड़ोसी पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था। ठीक है, ये जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं, जितने भी कंट्री के नाम आ रहे हैं, जैसे पोलैंड हो गया, सोवियत संघ हो गया, इन सभी को आपको मैप में देखना है। ठीक है, उसके बाद और मैप में देखना किस तरीके, सिर्फ हमको ये नहीं ढूंढ के रख देना पोलैंड यहाँ पे लिखा हुआ है या कि सोवियत संघ यहाँ पे है। मैप में देखने का मतलब होता है कि आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि किस कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है, देन उसके बाद आप ये देखोगे कि इसकी कैपिटल क्या है, इसके आसपास के जो कौन कौन से इससे देश सीमा साझा करते हैं, समुद्री सीमाएं कौन कौन से इससे साझा करती हैं, तो ये सारी बातें होती, इसी को मैप देखना कहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमने देख लिया कि इस कॉन्टिनेंट में मतलब पूरे मैप में, होल मैप में हमको दिख गया कि यहाँ पे पोलैंड है। ठीक है, अब हमको पता नहीं है किस कॉन्टिनेंट में है, इसके आसपास की कंट्रियाँ क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, सो कोई फ़ायदा नहीं रहता देखने का। तो इसलिए ढूंढना नहीं उसको, बस उसके चारों तरफ की जो भी डिटेल्स हैं उसको हमको इकट्ठी करनी है, जानना उसके बारे में। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें तो साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था। और यदि आगे की बात करते हैं तो 1989 में होता क्या है कि या 1989 या 90 में, ठीक है, के दौर में पोलैंड और अनेक दूसरे देश सोवियत नियंत्रण के बाहर हो गए। यानी कि इसको आप एक स्टोरी के तौर पे समझिएगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि 1989 से 90 के दौर में क्या होता है कि पोलैंड और अनेक दूसरे देश सोवियत नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। ठीक है, आपको पता होगा कि सोवियत संघ में हमने आपको बता चुका है कि मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको कि सोवियत संघ में कैसी व्यवस्था चल रही है अभी भी, और आपको कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है कि आपको बताना है। यदि आपने उसको बेहतर तरीके से कंसंट्रेट माइंड से सुने होंगे तो आपसे बिल्कुल इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो ये सोवियत संघ जो है, ठीक है, यानी कि रूस में कैसी व्यवस्था चल रही है, लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है, साम्यवादी, जो भी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये लोग अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना लेते हैं सोवियत संघ से बाहर हट के। आखिरकार होता क्या है कि 1991 में सोवियत संघ खुद भी बिखर गया।
यानी कि 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ खुद बिखर गया और सोवियत संघ ने कुल 15 गणराज्य थे, यानी कि सोवियत संघ में कुल कितने थे, 15 गणराज्य थे। ये सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए। ठीक है, और गणराज्य का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप इस वर्ड को समझ लीजिए। जैसे हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे कि आपको पता है कि कहीं पे राष्ट्रपति का पद हेड माना जाता है, कहीं पे प्रधानमंत्री का। तो ये जो पद होते हैं वो मतलब क्या है, वंशानुगत ना होके एक क्या है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वही उस पद पे स्थापित किए जाते हैं या उस पद की सत्ता को वो संभालते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक गणतंत्र राज्य। जैसे कि आप देखेंगे कि भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। कोई वंशानुगत राष्ट्रपति का पद जो है वो वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, राजतंत्र में हम देखते हैं कि एक राजा बना, फिर उसके पुत्र बनेंगे, फिर उसके पुत्र बनेंगे, फिर उसके नाती पोते जो भी होते जाते हैं वही बनते जाते हैं। ठीक है, कोई और नहीं बन सकता है। लेकिन गणतंत्र में जहाँ गणराज्य होता है वहाँ पे एक व्यक्ति बनता है, उसके बाद जैसे ही उसका कार्यकाल समाप्त होता है तो उस व्यक्ति का कोई पोता या नाती नहीं बनेगा। जनता यदि उनको सेलेक्ट करती है तो वो बन सकते हैं, वो अदर मैटर है। बट यदि उनकी जगह पे वो आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उनमें चुनाव होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे तरीके से समझे, ये भी बात समझेंगे कि इनका जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, फिर आपको वो सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से डिटेल में समझ में आएंगी। तो बस आप गणतंत्र का मतलब या गणराज्य का मतलब समझ लीजिए कि बस इतना ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आते हैं और जो 15 गणराज्य थे वो क्या है, स्वतंत्र देश के रूप में सामने आए और इनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाई। ठीक है, तो जितने थे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इनमें से देश बाहर आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाते हैं। और पूर्वी यूरोप से सोवियत नियंत्रण की समाप्ति और सोवियत संघ के टूटने का दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, पूर्वी यूरोप, यानी कि आप जब वो वर्ल्ड का मैप यदि आप अभी खोल के रखे होंगे अपने सामने तो आप देखेंगे कि यूरोप में, या कि हम सोवियत संघ की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा ये देश है। ठीक है, यहाँ से ये एशिया हो गया सपोज और ये यूरोप का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका का, तो यूरोप ये पूर्वी यूरोप कहलाएगा, राइट। तो इस पूर्वी यूरोप में रूस का यानी सोवियत संघ के बहुत से क्षेत्र जो हैं वो इससे डायरेक्ट सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब वो आपको देखना कौन कौन से देश रूस के साथ सीमा साझा करते हैं, यूरोपीय कंट्रियाँ कौन कौन से साझा करती हैं। तो आपको इसमें वर्क करना, आप अभी देखिए वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो होता क्या है कि ये पूरे मतलब टूट जाते हैं और इनका राजनीतिक प्रभाव यानी कि पॉलिटिकल मैप में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देन उसके बाद हम आगे की बात करें तो इस अवधि में भारत के पड़ोस में भी काफ़ी बड़े बदलाव हुए। ठीक है, यानी कि भारत के पड़ोस में भी काफ़ी बड़े बदलाव हुए, हमारे आपके पड़ोस में नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, उसके पड़ोस में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो 1990 में क्या होता है कि इसके दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। ठीक है, यानी कि 1947 में हम आज़ाद हो चुके थे, 1950 में हमारा संविधान लागू हो चुका था, राइट। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं और पाकिस्तान का भारत से भी विभाजन हो चुका था, बिकॉज आपको पता हो कि पाकिस्तान और भारत पहले एक ही था। आज़ादी के पहले तक यदि कोई कहता है कि हम भारतीय थे तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि भारतीय का मतलब क्या है, कि जो व्यक्ति 1947 के पहले भारत में पैदा हुए या कि पाकिस्तान में भी पैदा हुए वो सब भारतीय थे, क्योंकि भारत ही था। ठीक है, आज़ादी के बाद ही ये क्या हुए, दोनों ही अलग होते हैं और अलग होने के बाद ही 1947 के बाद ही जो पाकिस्तान में जन्मे वो पाकिस्तान के, जो भारत में जन्मे वो भारत के। लेकिन उससे पहले की जो जनता है वो भारत में यदि पैदा होती है
तो यदि पाकिस्तान से भारत में कहीं भी पैदा हो रहे तो यानी वो भारत का ही क्षेत्र कहलाता था। उस टाइम बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं था। और जब क्या हुआ कि पाकिस्तान में बांग्लादेश वासियों को आप देखेंगे कि ये आपके इंडिया का मैप है, ठीक है, कुछ यहाँ से ऐसे करके ये वाला क्षेत्र जो है ये बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है। और इधर की बात करें यदि हम, यहाँ पे ये इतना जो इधर का रीजन है पाकिस्तान का, ठीक है, ये पूर्वी पाकिस्तान, सॉरी हाँ ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये पश्चिमी पाकिस्तान है। पहले ये एरिया और ये एरिया क्या था, पूरा पाकिस्तानी क्षेत्र था, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ पे इन क्षेत्र वालों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जितनी कि यहाँ दी जा रही थी। इन्होंने संघर्ष कर दिया, यानी कि जो भी था कि हमको अलग देश चाहिए, अलग देश की मांग कर दी। और आखिरकार भारत का भी सपोर्ट था इसमें और बांग्लादेश अलग देश अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे खैर ये हिस्ट्री का मैटर है, उसको हम हिस्ट्री में ही समझेंगे। तो बस इतना आप समझिए कि यहाँ से पाकिस्तान पहले आप क्या है कि एक स्टोरी के रूप में समझिए सारी बातें कि पहले भारत था, देन आप उसको सन वगैरह आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी याद हो जाती है कि 1947 में हम क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं, राइट। देन हम 1950 में ही हमारा संविधान बनता है और आज़ाद होते ही हमारा भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। तब तक बांग्लादेश का कोई अस्तित्व ही नहीं था, कोई भी अस्तित्व नहीं था। बांग्लादेश तो बाद में पाकिस्तान से अलग होता है, भारत से पाकिस्तान अलग होता है, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता है, ठीक है। ये सारी बातें आप बस एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपके वो माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन होता है। और नेपाल में जो राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे, ठीक है। यानी कि नेपाल की स्थिति क्या हुई कि जो है उन्होंने अपना जो भी प्रतिनिधि था, उन्होंने सरकार कुछ चुनिंदा व्यक्ति थे उनको संवैधानिक जो भी प्रमुख बनाते हैं और वहीं पे उनको सौंप देते हैं। लेकिन ये बदलाव अस्थायी नहीं थे, स्थायी नहीं थे, ठीक है। ये जो चेंजेस हुए ये स्थायी नहीं थे। अब स्थायी नहीं थे तो फिर क्या थे, आगे की बात यदि हम करें तो 1999 में क्या होता है कि जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर लिया। यानी कि यदि हम बात करें तो आप काफ़ी न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि पाकिस्तान में सैनिक शासन ही चलता है, ऐसा वैसा जो कुछ भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1999 में अब यहाँ पे एक घटना और हुई थी। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, यदि आप लोगों को याद हो, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ था कि जनरल मुशर्रफ यानी कि मुशर्रफ ने क्या किया कि पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम किया। 2005 में नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनीतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया। यानी पहले राजा ने क्या किया था कि एक संवैधानिक व्यवस्था चुने हुए व्यक्तियों को सौंप दी थी, लेकिन मतलब समय बीतता गया और जैसे ही अगले राजा का शासन आता है उसने क्या किया कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक आज़ादी मिली हुई थी, उसको समाप्त कर देती। अब देखिए पलट कैसे रहा, तख्ता पलट कैसे हो रहा। भारत के पड़ोसी देश में ही हम बात करें, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की बात छोड़िए, यहाँ पे ही देखें तो पहले तो इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही, कुछ समय बाद ही क्या होता है कि यहाँ पे इनका नाम याद रखना, ठीक है। ये जो जनरल मुशर्रफ जी हैं और 1999 ये सन भी याद रखना आप। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान अपना कट्टर कह सकते हैं, कहते हैं ऐसे कि दुश्मन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2005 में नेपाल के राजा ने भी कुछ ऐसी ही घटना क्या कर दी, क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लेकिन 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई। यानी कि यहाँ पे स्थायी रूप से नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना ली गई, राजा को और संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर उसे सिर्फ नाम मात्र का शासक बना दिया।
ठीक है, यानी कि राजा को क्या करनी पड़ी, संसद की मतलब संसद बुलानी पड़ी थी या बैठक बुलानी पड़ी थी। संसद ने क्या किया कि राजा की शक्तियों को पूर्ण रूप से घटाकर, और क्लास 7th में भी शायद हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी है नेपाल के बारे में। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि राजा की जो शक्तियाँ थी उसे मतलब जितनी उनको शक्तियाँ प्राप्त थी, तो बस उनको, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय की शक्तियाँ सिर्फ नाम मात्र के लिए ही राष्ट्रपति महोदय है, ठीक है, सारा कार्यभार जो भी कार्यपालिका का है वो प्रधानमंत्री के, यानी कि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास हैं यदि पूछा जाता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं, और राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, ठीक है। उसी तरह वहाँ पे क्या हुआ कि जो राजा थे उनको क्या किया गया कि बस नाम मात्र का ही रख दिया गया, और सारा शक्ति जो भी शासन व्यवस्था था संसद के हाथों में दे दिया गया, जो भी वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था थी उनके हाथों में चला जाता है। लेकिन 2008 में पाकिस्तान फिर से लोकतांत्रिक बना और नेपाल राजशाही को खत्म करने के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। अब देखिए यहाँ पे कैसा पलटी मार रहा, पहले लोकतंत्र में आ रहा, सैनिक में आ रहा, राजशाही में आ रहा, देन फिर से उसी पे आ रहा, ठीक है, मतलब घूम फिर के कहीं ना कहीं से कि क्या है, जिसका भी जब भी पारा हाई होता है वही किसी जो भी कमजोर व्यक्ति है उसी पे टूट पड़ता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन चल रही थी। एक इंडिया ऐसा देश है कि जहाँ पे एक बार लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद आज तक ऐसा मतलब कोई भी घटना सामने नहीं आई है, ठीक है। देन उसके बाद होता क्या है कि ये जो खत्म हुआ इसकी, यानी कि इसको पूरा अच्छे तरीके से आप मैप के थ्रू समझिएगा क्या कैसे घटना थी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, यदि हम कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो बहुत इजी लगेगा, बट यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो सके समझने में, लेकिन यदि आप बेहतर तरीके से समझेंगे कंपेयर कर करके तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यस पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं थी, देन अमेरिका में ये घटनाएं थी, सॉरी नेपाल में ये घटनाएं थी। नेपाल में आपको पता राजशाही शासन चलता था और पाकिस्तान में सैनिकों का था, ठीक है, यानी कि सैनिक अपना जो भी था तख्ता पलट कर रहे थे और यह राजा, लेकिन बाद में कुछ घटनाएं परिवर्तित होती गई उनको, और 2008 तक में क्या हुआ कि ये पाकिस्तान जो था एक लोकतांत्रिक देश बना और नेपाल राजशाही खत्म करने के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सामने आता है, राइट। देन उसके बाद अब हम बात करें तो इस अवधि में नित नए देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने या उसकी चाह बढ़ने की यहाँ पे क्या होता है कि प्रवृत्ति ही प्रमुख रही, और यह दौर अभी जारी है। ये दौर जो है वो अभी जारी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया स्थायी रूप से, हम कह सकते हैं कि मिल गया, क्योंकि बिन पैंधी के लोटा जब चाहे लुढ़क सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि सन 2016 तक करीब 140 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे, यानी कि सन 2016, ये हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये पूरा डाटा अभी तक का मिल रहा है कि सन 2016 तक करीब 140 कंट्रियाँ ऐसी थी, 140 कंट्रियाँ ऐसी थी जहाँ पे मेजॉरिटी के साथ या बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। यह संख्या पहले कभी भी इतनी अधिक नहीं रही, ठीक है, ये संख्या पहले इतनी अधिक नहीं थी जो कि हम 2016 में देख रहे हैं, और ये संख्या इतनी अधिक बढ़ी कैसे, तो कड़े संघर्षों के बाद पूरे विश्व में एक हमारा देश इकलौता नहीं है ऐसा कि जिसने बहुत बड़े बड़े कड़े संघर्ष किए हैं, बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जिन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पहले अलोकतांत्रिक रहे, 80 से ज़्यादा देश 1980 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़े हैं, लेकिन आज भी अनेक देशों में लोग ना तो अपने विचारों को मुक्त भाव से व्यक्त कर सकते हैं और ना ही वे अपना नेता चुन सकते हैं। वे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फैसले भी नहीं ले सकते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि आप इस वर्ड पे ध्यान दिए हो कि अलोकतांत्रिक रहे 80 से ज़्यादा देश, ठीक है, जो पहले अलोकतांत्रिक थे यानी कि जिनमें पहले लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी, 80+ देश ऐसे हैं कि जहाँ पे 1980 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़े हैं,
ठीक है, ये बढ़े तो है, लेकिन आज भी अनेक देशों में लोग ना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद भी ना तो वो खुले तरीके से, ओपन तरीके से बोल सकते हैं, अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, और ना ही वे अपना नेता चुन सकते हैं। ठीक है, वे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फैसले भी नहीं ले सकते हैं। राइट, देन उसके बाद हम बात करें, ऐसा ही एक देश है म्यांमार, अपना पड़ोसी देश ही है। ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो आपको जो नॉर्थ और ईस्ट और साउथ का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये तो बांग्लादेश हो गया, देन इधर का जो क्षेत्र है ये वाला, इधर का ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो बांग्लादेश की बात, म्यांमार, तो ऐसा ही एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। ये बात आप याद रखना, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री में जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, राइट, तो वहाँ पे यदि हम उस समय की घटना लिख रहे हैं, यदि 1947 की घटना लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि जो उड़ीसा अभी है वो पहले उड़ीसा था, जो मुंबई थी, या कि जो अभी मुंबई है वो पहले बम्बई थी। तो ऐसे कुछ हैं, ठीक है, ऐसे बहुत से प्रांत हैं, असम, ओसम, तो इनके नाम चेंज हुए, लेकिन जो उस टाइम पे जिनका जो नाम था, हम कोष्टक में भले ही लिख दे कि वर्तमान नाम उड़ीसा या कुछ जो भी है, लेकिन हमको उस टाइम की घटना के बारे में लिख रहे हैं यदि, तो हमको उस टाइम पे रह के ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि उस टाइम पे बर्मा था, म्यांमार नहीं था, म्यांमार नहीं कहा जाता था, तो हमको बर्मा ही लिखना पड़ेगा। इसलिए ये नाम रखना, याद रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम बात करें तो ऐसा ही एक देश क्या है, म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। ये 1948 में ही औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ। ठीक है, क्या होता है कि 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस हुए, और 1948 में औपनिवेशिक शासन से ये आज़ाद होता है, और इसने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि लोकतंत्र का अंत हो गया कब, 1962 में। अब यहाँ पे 1962 से एक घटना आपको और याद आनी चाहिए, और वो क्या, कौन सी घटना है? यदि आपको याद आ रही तो बेहतर है, नहीं तो याद करने की कोशिश जरूर करिए अभी, क्योंकि 1962 ये घटना 1962 की है, जो भी वर्तमान में भी चल रही है। जिस देश के साथ हमारा बहुत ही बुरी कंडीशन से ऐसा लग रहा है कि युद्ध ही हो जाएगा, उस देश के साथ 1962 में एक बार हमारा युद्ध हो चुका, वो है चीन। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। और जब भी आप डेट याद करेंगे, सन याद करेंगे, इसी तरीके से इधर का उधर, उधर का उधर, इधर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबका इंटरलिंक करेंगे। ठीक है, क्या कैसे हुआ है वो आपको एक साथ याद कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1962 में सैनिक तख्तापलट, यानी पहले तो 1948 में लोकतंत्र को अपना लिया जाता है, डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है, बट तख्तापलट होता है और यहाँ पे लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाता है। और किसने किया? सैनिकों ने। ठीक है, फिर उसके बाद अभी और भी इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है। ठीक है, तो 1990 में क्या होता है, यानी 1990 में लगभग 30 ईयर, यानी कि 30 वर्षों बाद पहली बार चुनाव कराए गए। यानी यहाँ पे यदि हम बात करें 1948 में ये पहले आज़ाद होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद ये क्या हो जाता है, 1962 तक आते आते इसका तख्ता पलट होता है, सैनिक शासन चलने लगता है म्यांमार में। और फिर उसके बाद 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद, ठीक है, पहली बार चुनाव कराए जाते हैं। और आंग सान सू ची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि NLD के चुनाव जीते, पर म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। ठीक है, यानी कि ये जो फौजी शासक थे म्यांमार के, उन्होंने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया, और इन्होंने क्या कहा, जो भी चुनाव के परिणाम हुए उनको मान्यता उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो नाम इनका लिखा हुआ है, ये नाम क्या है इनका, आंग सान सू ची। तो यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये इन्हीं की स्मृति में बनाया गया था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि घाना की राजधानी आकरा में बना
एनक्रूमा स्मारक पार्क, यह स्मारक एनक्रूमा की मौत के 20 साल बाद क्या हुआ था कि 1992 में बना, जिसमें इतनी देरी के कारण यहाँ पे सॉरी ये वाला मैप आपको जो घाना की राजधानी है तो वहाँ पे ये पार्क बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें ये घाना वाला पार्क है। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो कार्टून दिख रहा है आपको, यहाँ पे उनके बर्थडे के बारे में, ये उनकी ये बर्थडे की पिक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये कार्टून जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से समझिएगा कि इस कार्टून में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही। यानी कि मोमबत्तियाँ जल रही है, मोमबत्तियों में केक के बीच में ये खड़ी हुई हैं जो वहाँ की 16 ईयर इनका हो चुका है और बर्थडे मना रही हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या कैसे है। देन उसके बाद क्या होता है कि मान्यता नहीं दी थी, बल्कि क्या हुआ कि उन्होंने सूची समेत चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। यानी जो सैनिक थे तो सूची समेत क्या किया कि चुने हुए जितने भी नेता थे उन्होंने मान्यता नहीं दी, उनको सीधे जेल में डाल दिया, ठीक है। या क्या किया कि उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद का मतलब आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जम्मू कश्मीर की घटना याद कीजिए, ठीक है। उन्होंने उनको नज़रबंद करके जेल में डाल दिया। यानी नज़रबंद का मतलब है कि ऐसे नहीं कि उनको उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है या कोई जादू टोना कर दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा है कि उन पे आप बिना तथ्य के उन पे आरोप लगाओ, जिस पे भी आपको शक हो कि यदि हम ये नियम कानून ला रहे हैं और ये हमारे लिए बाधा बन सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, समस्या क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे बिना किसी आधार के आप उन पे आरोप लगाओ और गिरफ्तार कर लो। कोई आपको वहाँ पे नोटिस वगैरह पहले से देने की इसमें वो नहीं होती कि आप पहले से उनको नोटिस दें, पहले से उनके लिए कुछ करें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। सीधे तरीके से नज़रबंदी यही होती है कि आपको जिसके ऊपर भी शक हो कि हम कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं, कुछ भी हो रहा है और ये इसके खिलाफ जा सकते हैं और इससे बहुत बड़ी हानिकारक घटना हो सकती है, तो आप उनको कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, नज़रबंद कर सकते हैं। इट मीन्स कि उनको जेल में रख सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पे रख सकते हैं कि जहाँ से उनका लोगों से मिलना मिलाना पूर्ण रूप से बंद हो जाए, ठीक है। तो नज़रबंद का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई उन पे जादू टोना करवा दिया जाता है या कि उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नज़रबंद का जो भी इसका मीनिंग है वो हम लिखवा भी चुके हैं, तो वहाँ पे भी आप देख के पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि बहुत छोटी छोटी राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी लोगों को पकड़कर जेल में सजा दी गई। यानी नज़रबंद कर दिया गया, बहुत ही छोटी छोटी, कोई भी यदि थोड़ा सा भी कुछ आप बोल दो, क्योंकि उनको पॉइंट चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी आपने बोला, उन्होंने क्या किया कि आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, सजा दी गई। यहाँ सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 20 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती थी, ठीक है। यानी कि सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना महान से महान व्यक्ति क्यों ना हो, उनको क्या हो सकती थी कि 20 वर्ष के लिए, ठीक है, उनकी आधी उम्र तो इसी में जेल में ही ख़त्म हो जानी है फिर तो क्या किया कि उनको जेल में सज़ा हो सकती है। म्यांमार की फौज सरकार की जातियों से तंग आकर वहाँ से 6 से 10 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और दूसरी जगह या कि दूसरी जगहों पर शरणार्थी बनकर रहे, जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भारत में भी आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या किए कि उन्होंने भारत में भी आए, कई जगह पे गए, क्योंकि इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे थोड़ा सा यदि हमने आपसे बोल दिया, वहाँ पे गिरफ्तार कर लिए गए। तो इतनी क्रिटिकल समस्या होने के बाद कोई घर नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि नज़रबंदी की सज़ा झेलने के बावजूद सू ची ने मतलब कि लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके अनुसार बर्मा में, ये उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। जब भी इन्वर्टेड काम आए तो आपको बिल्कुल बिना किसी के बताए समझ जाना है कि ये हमारा या किसी के लेखक का स्टेटमेंट नहीं, किनका है, जो वहाँ की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनी थी सूची, उनका है। बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के, यानी उन्होंने क्या कहा कि बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के
सदस्य के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है। उन्होंने संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, यानी कि उनके संघर्ष को क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर उनको क्या हुआ कि मान्यता मिली। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। अंत में उनके नेतृत्व में NLD ने 2015 में ऐतिहासिक चुनाव लड़े और एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि लास्ट में फाइनली क्या होता है कि उनके नेतृत्व में NLD ने 2015 में ऐतिहासिक चुनाव लड़े और एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया। इस टाइम पे हम आप सब काफ़ी यंग हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी यंग नहीं भी हो, यानी 10th या 9th या 10th इस लेवल तक तो रहे ही होंगे आप सभी लोग जितने भी हैं 2015-16 में, या कि कोई 12th में रहे होंगे या कि कोई कॉलेज में भी पहुंच के रहे होंगे। बट यदि एक अमूमन एज लगाया जाए छोटा यानी मिनिमम से मिनिमम, तो मैं कह सकती हूँ कि अब 9th या 10th में हम सब रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ 2015 अभी की घटना, कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ, 4 साल पहले की घटना, अभी 2020 यानी 5 साल पहले की घटना, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक यानी 1947 में हम आज़ाद हुए थे, म्यांमार में लोग अभी भी बद से बदतर जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, तो इसमें यदि हम हाल के दौर में सारी घटनाओं के बारे में देखा है, अब ये खुद से करने के लिए दिया हुआ है, जो मैं आपको पहले ही बता दी हूँ और आपको करना भी है। इसको आप पढ़ के उसके बाद आपको इसमें खुद से करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद जिस भी कंट्री का नाम आता है, ये तो लिखा हुआ है कि आप एटलस में इसको देखें। उसके बाद कौन कौन से राज्य इस देश के साथ सीमा साझा करते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए। जो ये मैं बता रही हूँ मैप देखना, मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस यार कवर होते हैं हमारे। ठीक है, डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। और जब भी हम यदि आप देखते हैं कि देखिए आंसर लिखना हम प्री और मेंस दोनों की ही कंबाइन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हैं कि प्री या मेंस की तैयारी जो है वो हम अलग अलग तरीके से करेंगे, देन इंटरव्यू की तैयारी बाद में करेंगे। बिल्कुल गलत है ऐसा करने वाले व्यक्ति ना, मतलब आप पहले प्री की तैयारी करो साल भर, प्री की तैयारी बिल्कुल साल भर करोगे, उसके बाद 3 महीने का टाइम मिलेगा आपको मेंस की तैयारी करने में, उसमें आप क्या कर लोगे, कुछ भी कवर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्री सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ पे कोई उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, बट मेंस ही आपको आपकी जगह तक ले जाता, जहाँ आप जाना चाहते हो उस जगह तक पहुँचाता है। ठीक है, इसलिए हमको दोनों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। और इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत हो जी, बस आप रेगुलर तरीके से यही सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आप बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट उसे कहते हैं, यदि आपको पता हो। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब क्या है, हमारे फेस का वो इम्प्रेशन देखते कैसा है, यानी उन्होंने कुछ पूछा कि ऐसा कुछ ये घटनाएं चल रही हैं, आप इसका आपके मतलब कि आपका क्या विचार है इसमें, और हमको नहीं भी पता है। अब हम क्या किए, वो ये दुनिया भर का मतलब जो भी हमारे मन में आता है कि मतलब सोचने लगे, यार नहीं आता, फटाक से नहीं मना करो, सॉरी सर नहीं आता। ठीक है, हमने क्या किया, एग्जामिनर के ऊपर मतलब ये है कि इससे नहीं आता, बंदा ईमानदार है, इसने नहीं किया। तो वहाँ पे क्योंकि उसको पता होता है, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको भी पता होता है कि जब इन्होंने मेंस लिखा है, 9 पेपर करके आए हैं ये, तो इनके पास नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि इन बंदों के पास नॉलेज की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि मेंस में टोटल यानी कि हम मिला लें जीएस पेपर 1 2 3 4 और एथिक्स ऐसे ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें मिला के, और जो 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, यानी कि टोटल 9 पेपर हमको देने पड़ते हैं। ठीक है, अब वो 9 पेपर्स में से जो भी बंदे लिख के जाते हैं या जो लड़के लड़कियां लिख के जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं कह सकते एग्जामिनर को ये तो होगा ना, जब मेंस क्लियर करते तभी इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो सब्जेक्टिव ज्ञान तो उनको पता है कि काफ़ी बेहतर इन बच्चों के पास है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो पूछेंगे कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ। हाँ, ऑप्शनल में थोड़ा बहुत आपसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो आपके सीधे तौर से मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, जो नहीं आता सीधे सॉरी सर
सॉरी सर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। 9 में से 10 में से यदि 9 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, आप सॉरी सर बोल के निकल सकते हो। अब ऐसा भी नहीं कि आप को 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आएंगे। बस मैं एक कहने की बात बोल रही हूँ कि आप उनका टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि सर नहीं, वो सर याद तो था, भूल गया, बस आप बोल सकते हो कि सर सॉरी सर, मैं इसके बारे में ज़रूर घर जाके एक बार देखूंगी या देखूंगा, पढ़ूंगा और इसको मैं इसकी जानकारी ज़रूर प्राप्त करूंगा, अभी नहीं पता। बस बात खत्म। उनका टाइम ही बचा, आपका टाइम ही बचा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और यदि हमने वही या सर याद तो था, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, मतलब जो भी होता है, तो उनको समझ में आ गया भैया ये एक जिला क्या संभालेगा, जब अभी इसको इतनी कन्फ्यूजन हो रही है इसके माइंड में। ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सब क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में जो भी है। तो सीधे टिट फॉर टैट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल ये वाला बात नहीं होना चाहिए। आप बस एकदम से ओपन माइंड रहो, जो भी होगा हम देख लेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल फास्ट वाली होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है चुटकियों में सॉल्व करो उसे, डीएम बन के नहीं, बस एक नॉर्मल इंसान बन के ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एथिकल वैल्यू आपके अंदर है तो वो सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। इसलिए किसी भी बात से डरना नहीं, किसी भी बात से घबराना नहीं है। बस बढ़िया ओपन माइंड से, खुले माइंड से आपको क्या करना है, तैयारी करनी है अपनी। ठीक है, और हाँ, इन पे वर्क जरूर करना है पूरा। आप टोटल जो मैं स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाई हूँ, यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे पढूं, तो शायद मुझे नहीं लगता, जो भी कुछ थोड़े बहुत डाउट्स, क्योंकि यार इंसान है, डाउट्स तो हम सबके अंदर रहते हैं, कभी ख़त्म होते नहीं है, बट ज़्यादातर डाउट्स मैंने उसमें ख़त्म करने की कोशिश की है। इसलिए आप लोग उस वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से समझ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है, इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है हमारी, जितनी भी है उसको अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन पे ले जाइए। और यदि करना ही है तो फिर मन लगा के करिए। ठीक है, और यदि नहीं करना तो प्लीज़ मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि टाइम बर्बाद मत करिए, टाइम बर्बाद अपना मत करिए। मैं बार बार कहती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, कहीं जॉब शॉप ढूंढ लीजिए और अपना उसमें जो भी है मिल रहा आप उसमें खुश रहिए। ठीक है, घर वालों को भी उनको भी हेल्प करिए, क्योंकि उनकी भी होप्स होती हैं। और यदि हाँ करना है, मतलब है कि मुझे करना ही है, तो फिर लग जाइए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम मुंह में बोल रहे हैं, मन में सोच रहे हैं नहीं मुझे यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है तो हो जाएगा। नथिंग यार, ऐसा नहीं होता कि मतलब हमने सोच लिया हो जाएगा, हमें करना पड़ता है चीज़ें। ठीक है, हमें मेहनत करनी पड़ती। एक बार भूलेगा, 2 बार भूलेगा, 3 बार भूलेगा, भूले कितना भूलेगा, हम छोड़ेंगे ही नहीं, पीछे ही नहीं छोड़ेंगे, मतलब पढ़ते रहेंगे, कितना भूलेगा। वो एक क्या है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पर पड़त निशान। तो करत करत अभ्यास के जड़मति भी, यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी होशियार हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए करत करत अभ्यास के हम लोगों की बस करते जाना। हमको लगता कि नहीं आ रही, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं वो पॉइंट हमारे माइंड में क्लिक करते हैं और वो इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कि इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब इंसान एक जैसे होते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो भी टॉपर्स होते हैं उनके मन में भी डाउट्स होते हैं, रिजल्ट आने तक उनका ये नहीं पता होता, उनको ये पता होता है लिस्ट में नाम आएगा भी कि नहीं आएगा, फर्स्ट रैंक आ जाता है, वो उनकी किस्मत है। किसी भी से आप मिलेंगे यही वो बोलते हैं कि मतलब किसी को भी हो, शायद आपने में से कई लोग होंगे जो अपने स्कूल कॉलेज में टॉपर्स रहे होंगे, यही कंडीशन भैया लिस्ट में नाम आ जाए उतने ही बहुत है, लेकिन अब फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया तो वो तो उनकी लक है। ठीक है, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस मन लगा के पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे विश्व स्तर पर लोकतंत्र की घटना, जो भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये चल रहा है। यहाँ पे बढ़िया मज़े से पढ़िए आप लोग, बोर होके मत पढ़िए कि अरे ये क्या चल रहा है। पढ़ना सब कुछ पड़ता है यार, पढ़ाई है, इतनी भी मज़े लेके पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कभी कभी हमको थोड़ा बोरिंग चैप्टर भी क्लियर करने पड़ते हैं, तो उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए आप इंटरेस्ट बना के पढ़ेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, इसलिए इसको पढ़ना ही है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।